Good evening, dear students. Welcome to the 30-day challenge English course. In this class, we will learn the working of English with the Hindu editorial experiment. So let's start the class. आज का जो आपका एडिटोरियल है वो है एग्जाम फियर का मतलब एग्जाम का जो डर है, फियर है, उसके ऊपर एडिटोरियल. ठीक है. ऑन किस पे है? क्लास 12 एग्जाम कैंसिलेशन. क्लास 12 के जो एग्जाम कैंसिलेशन हुआ है उसके ऊपर आपका क्या है? एडिटोरियल है. तो बड़ा ही शानदार और इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है. तो स्टार्ट करते हैं इसकी समरी को. द सीबीएसई क्लास 10 एग्जाम. तो सीबीएसई का जो क्लास 10 एग्जाम है ये पूरा एक चीज बना, एक नाउन बना पूरा का पूरा. सीबीएसई क्लास 10 एग्जाम हैज बीन कैंसल्ड. वो कैंसिल किया जा चुका है. हैज का सब्जेक्ट कौन है? एग्जाम है, सिंगुलर है, बिल्कुल सही है. तो सीबीएसई क्लास 12 एग्जाम हैज बीन कैंसल्ड. तो वो क्या किया जा चुका है? कैंसिल किया जा चुका है, रद्द किया जा चुका है. बट कॉन्ट्रडिक्शन दिया है हल्का सा. बट द सेंटर मस्ट एक्ट टू सिक्योर एजुकेशन. लेकिन सेंटर को क्या करना चाहिए? मस्ट कंपल्सन की फॉर्म में करना चाहिए. क्या? एक्ट का मतलब काम कर. देखो एक्ट आपका एक्शन भी होता है और क्या होगा आपका नाउन, दोनों तरीके से वो करता है. लेकिन यहाँ पे अपने बात करें नाउन है या एक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा असिस्टेंट आया यानी मॉडल आया है. तो मॉडल आया गया तो वहां पे क्या होगा? उसको मैनेजर चाहिए, मैनेजर आना चाहिए ना. मैनेजर के साथ ही असिस्टेंट आता है, तो मतलब मॉडल के साथ में क्या आना चाहिए? एक्शन. तो यहाँ पे एक्शन है. तो लेकिन सेंटर को क्या करना चाहिए? एक्ट करना चाहिए. एक्ट का मतलब क्या हुआ? कार्यवाही करनी चाहिए. टू की दो वर्किंग होती है. नोट डाउन कर लेना साथ साथ आप. अगर नोट डाउन की हुई है तो बहुत अच्छी बात है. जिसने नोट डाउन नहीं कर रखी वो नोट डाउन कर लेना. टू की दो वर्किंग्स होती है. क्या क्या होती है? एक एज ए मॉडल वर्क करता है और एक एज ए प्रीपोजिशन वर्क करता है. अगर किसी आगे के एक्शन को कनेक्ट करता है, एक्स्ट्रा एक्शन को लेकर आता है, मॉडल ऑफ कनेक्शन वर्क करता है, तो आपका मॉडल की तरह वर्किंग करता है वो. और अगर डायरेक्शन को बताता है तो वो एज ए प्रीपोजिशन वर्क करता है. तो यहाँ पे उसके बाद बात करें तो क्या है? सिक्योर एजुकेशन. तो सिक्योर का तीर लगा एक्शन है किस पे? एजुकेशन को. तो एजुकेशन को क्या करना है? सिक्योर करना है, सुरक्षित करना है. एक्शन कर रहा है, इसका मतलब टू आपका एज ए मॉडल वर्क कर रहा है. तो ये इन्फिनेटिव होता है. और कैसे वर्क करता है ये? इस तरीके से वर्क करता है कि सेंटर को क्या करना चाहिए? सेंटर मस्ट एक्ट करना चाहिए. क्या करने के लिए? एजुकेशन को सिक्योर करने के लिए. तो सेंटर का जो ये एक्शन है उस एक्शन का रियल पर्पज क्या है? अल्टीमेट उसे क्या एक्शन अचीव करना है? ये वाला एक्शन अचीव करना है. कौन सा? सिक्योर वाला. तो इस तरीके से आपका इन्फिनेटिव वो करता है. दो तरीके से आप सोचोगे इन्फिनेटिव को. एक तो क्या है? पर्पज की फॉर्म में कि उसका पर्पज क्या है, उसके लिए भी इन्फिनेटिव यूज होता है. और दूसरा आगे के उस पॉइंट और उस पॉइंट से आगे के एक्शन को कनेक्ट करने का काम भी, उस पॉइंट और उस पॉइंट से आगे के एक्शन को कनेक्ट करने का काम भी क्या करता है? आपका इन्फिनेटिव करता है, यानी मॉडल टू आपका करता है. और टू हैव वो होता है, वो क्या करता है? पुरानी एक्टिविटी को कनेक्ट करने का काम करता है. तो टू वर्ड से टू हैव मैंने आपको इंग्लिश एलिमेंट्स वर्किंग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर आपको वहां पे मिल जाएगा. वहां से आप उसको चेक कर लेना. वो बिल्कुल फ्री है क्लासेस, ठीक है, वहां से आपको डायरेक्ट मिल जाएगी. ये क्लासेस पेड है ओनली. तो यहाँ पे अपने बात करें मस्ट एक्ट टू सिक्योर एजुकेशन. एजुकेशन को सिक्योर करने के लिए उसे एक्ट करना चाहिए सेंटर को. तो मतलब क्या निकला? सीबीएसई क्लास 12 एग्जाम कैंसिल किए जा चुके हैं, लेकिन सेंटर को एजुकेशन को सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए? उसे एक्ट करना चाहिए, कार्यवाही करनी चाहिए. तो मतलब क्या हुआ? जब आपका एग्जाम ही नहीं लिया जा रहा तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, और बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो कुछ सीखेंगे नहीं. समझ आए? उनको यही है कि डायरेक्ट क्या हो रहे हैं? प्रमोट हो रहे हैं. तो वैसे तो बच्चे वैसे ही नहीं पढ़ रहे थे, बहुत सारे मैक्सिमम ने छोड़ दिया होगा. जो छोटे बच्चे अपने भाई बहन होंगे आपके, उन्होंने स्टडी वगैरह, अब वो बहुत ज्यादा खुश होंगे कि बढ़िया पढ़ना ही नहीं पड़ा. ठीक है, मतलब बहुत सारे मैंने देखा भी है. बहुत सारे अगर अपनी जानकारी में बात करूं तो ऐसे क्या बोलते हैं बच्चे, मतलब बच्चों की आदत होती है. बच्चे मतलब उनके दिमाग में ये चलता है कि जितना बर्डन कम उतने ही मजे हैं, लेकिन ये आगे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो ये होता है जो पुराने बच्चे थे वो ऐसे बोल रहे हैं कि हमने कोरोना का क्या बुरा कर दिया था, हमारे टाइम में ही आ जाता, या फिर पहले पता होता था हम एक साल बाद क्या कर लेते, ये 12th वगैरह कर लेते, अगर पोस्टपोन करना ही था, पढ़ना नहीं पड़ता. तो देखो अगर कुछ बच्चे पढ़े हैं उनके लिए भी ऐसे बोले जा रहे हैं, मतलब बोलते ही हैं दूसरे बच्चे, पड़ोसी बोल देते हैं, रिश्तेदार भी बोल देते हैं. छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शते रिश्तेदार जो होते हैं. रिश्तेदार चीज ही ऐसी होती है, वो छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शती, किसी को नहीं बख्शती वो. ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे पढ़ा, क्या मिलेगा पढ़ने से? क्या दिन रात पढ़ते थे, क्या मिलेगा पढ़ने से? कुछ मिला क्या? तो
ये टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपने जो छोटे भाई बहन है उनको बोल देना कि अगर आपने यहाँ पे पढ़ाई की है, देखो फालतू टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलना। पढ़ाई की है इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ सीखा है। पढ़ाई कुछ खोती नहीं है, समझ में आ रही चीज? पढ़ाई कभी कुछ नहीं खोती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने पढ़ाई की है तो वो उनके आगे जरूर काम आएगी, क्योंकि आपको भी पता है बैंक वगैरह के एग्जाम में भी जो टाइम एंड वर्क वगैरह आते हैं वो 10th के उसके होते हैं। 10th के अंदर वो चैप्टर्स होते हैं मैथ्स के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग वो आते हैं। टाइम एंड वर्क, बोर्ड स्ट्रीम, ये सारे चैप्टर होते हैं। अगर वहां से अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे भी आपको काम आएगा, ये श्योर है। उन बच्चों को बोल देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे डिमोरलाइज हो रहे हैं, हमने ऐसे पढ़ लिया, और यहाँ से वो क्या शिक्षा लेंगे? वो यही शिक्षा लेंगे कि आगे जाकर नेक्स्ट टाइम है ना हम नहीं पढ़ेंगे इतना, क्योंकि जब इतनी पढ़ाई की फिर कोई हमें मिला ही नहीं, कुछ फल ही नहीं मिला, और हमारे साथ वालों ने मस्ती की तो हम तो एक बराबर ही हो गए, डायरेक्ट प्रमोट किया जा रहा है। तो उनके मन में कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे जो उनको खराब कर सकते हैं। छोटे बच्चे के माइंड में ऐसा नेगेटिव पॉइंट आए तो बहुत ज्यादा भयानक होता है, क्योंकि आप तो मैच्योर हो, अपने तो मैच्योर हैं, इन बातों को समझ सकते हैं, लेकिन वो छोटे बच्चे नहीं समझ सकते। समझ में आ रही चीज? तो इसलिए इस बात के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आप उनको थोड़ा सा समझा देना, ठीक है, कि आपके काम ही आएगा। किस तरीके से आएगा वो मैंने आपको बताया, आगे एग्जाम होंगे उनमें, इस तरीके से आप उनको समझा देना कि उनको डिमोरलाइज मत होने देना, कि वो गलत डायरेक्शन में ना चले जाए, पढ़ाई वगैरह बंद ना कर दें, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे बात की है इसने, समरी इसकी थी। तो अब स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। तो स्टार्ट करें, सेवरल एंग्जाइटीज, कुछ एंग्जाइटीज। एंग्जाइटीज का मतलब कई सारी जो एंग्जाइटीज है, एंग्जाइटीज का मतलब चिंता वगैरह होती है, व्याकुलता होती है, घबराहट वगैरह बोल सकते हो। तो यहां पे एक पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि सर एंग्जाइटी तो चिंता होती है, 1 2 3 चिंताएं थोड़ी होती है। चिंता तो चिंता होती है, चिंता को काउंट कैसे कर सकते हो? चिंता को काउंट नहीं किया जा सकता ना। तो सर ये एंग्जाइटीज कैसे आया? तो मैंने आपको बताया था जो अनकाउंटेबल है उसको जब प्लूरल फॉर्म में डिनोट किया जाता है या काउंटेबल फॉर्म में डिनोट किया जाता है, इसका मतलब वहां पे उसकी वैरायटीज, उसके टाइप्स की बात की जाती है। तो यहां पे जो एंग्जाइटीज की बात कर रहा है वो कई टाइप की एंग्जाइटीज की बात कर रहा होगा। अभी सेंटेंस पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। सेवरल एंग्जाइटीज फेस्ड बाय। अब फेस्ट को दो आप डायरेक्ट देखते क्या देखोगे? V2 एंड V3 दो वर्किंग आपके माइंड में आनी चाहिए। तो फर्स्ट V2 यानी डिड फेस, अगर उसका सब्जेक्ट मिलता है तो डिड फेस करोगे तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? सेवरल एंग्जाइटीज बनेगा। मतलब एंग्जाइटी ने फेस किया है किसी को, एंग्जाइटी ने सामना किया है, मतलब उस चिंता ने सामना किया है किसी का। तो चिंता ने किसका सामना किया है? पता नहीं, ठीक है, अजीब सा लगा। उसके बाद में आगे चलें तो आगे इसने बोला बाय स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स के द्वारा, जैसे ही बोला स्टूडेंट्स के द्वारा, तो स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ किया जा रहा है, इसका मतलब फेस्ड जो एक्शन है वो किसका है? स्टूडेंट्स का। मतलब एंग्जाइटी फेस नहीं करेगी किसी को, एंग्जाइटी सामना नहीं करेगी, एंग्जाइटी का सामना स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाता है। मतलब स्टूडेंट्स फेस करते हैं एंग्जाइटी को, तो एंग्जाइटी फेस की जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा। इसका मतलब क्या निकला? एंग्जाइटी खुद वो फेस का एक्शन नहीं कर रही, तीर नहीं छोड़ रही, वो तीर वो खा रही है, उसके ऊपर तीर आ रहा है। जब तीर जो छोड़ता है वो होता है एक्टिव एलिमेंट, और जो तीर खाता है वो होता है पैसिव एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बात है वो क्या है? पैसिव बात। और पैसिव बात मतलब कौन सा मोड? V3 मोड। पैसिव बात का मतलब V3 मोड। तो ये V3 है, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। और V3 ऐसे आएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वगैरह तो मतलब बना ही नहीं है एंग्जाइटी, उसके लिए उसको सेंटेंस वगैरह दिया ही नहीं, आर वर वगैरह ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये ईडी क्लोज हो सकता है आपका, क्योंकि इजएमआर वोज वर वगैरह ऐसे करके या मॉडल वगैरह देकर इसको तैयार किया जाता सेंटेंस को, फिर तो ये सेंटेंस बनता। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस नहीं बन पा रहा, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सर V3 है लेकिन स्ट्रक्चर में पढ़ा है सब्जेक्ट प्लस पैसिव ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 इस तरीके से होता है सर, ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे जो आपका इस तरीके से जो आते हैं, जब आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे ना कभी भी कोई सेंटेंस, तो वहां पे आप क्या देखना है? आप लोगों को क्लोज देखना है। 3 क्लोज होते हैं, ING, ED एंड आपका कौन सा होता है? सेकंड सब्जेक्ट क्लोज। ये मैंने आपको बता रखा है, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज का मैंने आपको वीडियो डाल रखा है एलिमेंट्स वर्किंग के अंदर अलग से, वो चेक कर लेना। ING, ED मैं बार बार क्लासेस में बताता ही हूं आपको, ठीक है, वहां से आपको क्लियर है। तो सेवरल एंग्जाइटीज फेस्ड बाय स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको प्रीवियस क्लासेस गो थ्रू करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार अपने इतने डिटेल में करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो कई सारी जो चिंताएं हैं जो स्टूडेंट्स के द्वारा फेस की जाती है, पेरेंट्स के द्वारा फेस की जाती है, और स्कूल्स के द्वारा फेस की जाती है। तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्कूल्स के द्वारा। अब सेम ही टाइम की चिंता होगी क्या? स्टूडेंट्स को चिंता होगी कि एग्जाम पता नहीं कब होगा, मतलब कब तक पढ़ें, ये चीज की उनके तो मैक्सिमम यही रहता है, कब तक पढ़ाई करनी है, कब इसका है ना पीछा छूटेगा, ठीक है। तो
वो पीछा नहीं छूटता, ठीक है, जब तक आप कामयाब नहीं होते। और कामयाब होने के बाद भी आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है, कुछ ना कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। लर्निंग का कभी पीछा नहीं छूटता, लर्निंग आपको अगर सक्सेस होना है तो करनी ही पड़ेगी। पेरेंट्स की क्या चिंता रहेगी कि बच्चा बेचारा पूरे दिन टेंशन में रहता है, एग्जाम हो जाए तो ठीक है, या फिर एकदम से एग्जाम हो गए, या फिर ये भी हो सकता है, अभी ये पैंडेमिक के अकॉर्डिंग बात करें तो, कि अगर एग्जाम हो गया तो बच्चे को कैसे भेजेंगे, कोरोना की भी तो क्या है, हो सकता है, मतलब वहां पे सेंसिटिव केस है, ये सेंसिटिव बहुत ज्यादा इश्यू है ये, किस तरीके से, क्योंकि बच्चा अगर बाई चांस इन्फेक्शन हो जाए तो एग्जाम में कैसे बच्चे को भेजें इतने स्टूडेंट्स के बीच में, ये भी एंग्जाइटी एक टाइप की ये होगी। स्कूल्स को ये है कि कब तक मतलब ये एग्जाम वगैरह लेंगे या नहीं लेंगे, तो हमें शेड्यूल भी उसके अकॉर्डिंग तैयार करना है, उसके अकॉर्डिंग अब समझ में नहीं आ रहा कौन सा किस तरीके से सिलेबस वगैरह करवाएं, तो उनके वो एंग्जाइटीज है, क्योंकि एग्जाम अभी फिक्स नहीं हो रहा, तो किस तरीके से सिलेबस को कवर अप करना है, सिलेबस कट किया जाएगा या कंप्लीट आएगा तो कितना पोर्शन, कैसा कहाँ से पोर्शन आएगा, तो ये एंग्जाइटी, मतलब अलग अलग टाइप की एंग्जाइटीज है, तो सेवरल एंग्जाइटीज यहाँ पे यूज हुए। तो ये क्लियर हुआ ना आप लोगों के। तो एक पॉइंट नोट कर लेना कि अनकाउंटेबल नाउन जब आपको प्लूरल फॉर्म में दिखाई देती है तो वहां पे होता है वेराइटी केस, ठीक है, तो वहां पे आपको वेराइटी चेक करनी है। जनरल पर्पज में आए तो वो प्लूरल नहीं हो सकता, फिर एरर है, जनरल पर्पज में क्या है, एरर है। क्लियर, आप लोगों की समझ में आई। तो इस तरीके से करना है। आगे बात करें, हैव बीन काम्ड, वो क्या किए जा चुके हैं, काम किए जा चुके, काम का मतलब शांत किए जा चुके हैं। हैव का सब्जेक्ट क्या है, स्कूल्स पास में दिखता है स्टूडेंट्स को, लेकिन पास में जो चीज है वो स्कूल्स नहीं है इसका सब्जेक्ट, ठीक है। कैसे, क्योंकि एंड का रिफ्लेक्शन कहां से है, बाय के बाद में से। कैसे कि जो एंग्जाइटी किसके द्वारा फेस की जाती है, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्कूल्स के द्वारा जो एंग्जाइटी फेस की जाती है। एंड का रिफ्लेक्शन मैंने आप लोगों को सिखा रखा है किस तरीके से लेना होता है, हर एक एलिमेंट को एक एक रख कर देखो प्रीवियस वीडियोस को, मतलब आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। जिस बच्चे ने रेगुलर क्लास रखी है उसको पूरा क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड स्कूल्स हैव बीन, अब ये स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्कूल्स को कौन खा गया, बाय खा गया। आपको पता है फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए, तो ये इसका सब्जेक्ट नहीं बनेगा। फर्स्ट सब्जेक्ट बनाने के लिए नाउन होना चाहिए, फर्स्ट तो आपका ईडी क्लोज है, तो ये तो वैसे नहीं बनेगा। तो सेवरल एंग्जाइटी जो कि प्लूरल है इसलिए हैव आया। हैव बीन काम्ड, उनको शांत किया जा चुका है, बाय किसके द्वारा, बाय द डिसीजन, निर्णय के द्वारा उनको शांत किया जा चुका है, डिसीजन के द्वारा उनको शांत किया जा चुका है। टू कैंसल, डिसीजन क्या करने का है, डिसीजन टू कैंसल, कैंसल करने के लिए। तो डिसीजन का पर्पस क्या है, यहां देखना, ये है आपका डिसीजन, और इससे आगे वो क्या करेगा, डिसीजन आएगा उसके बाद में क्या होगा, कैंसिल का काम होगा ना। तो डिसीजन टू कैंसिल करने के लिए, डिसीजन निर्णय टू कैंसिल द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 12 एग्जामिनेशन, किसको कैंसिल करने के लिए, सीबीएसई क्लास 12 एग्जामिनेशन को कैंसिल करने के लिए जो डिसीजन है उसके द्वारा इन एंग्जाइटीज को, जो चिंताएं थी उनको क्या किया जा चुका है, उसको एंग्जाइटीज वगैरह को शांत किया जा चुका है। फॉलोइंग ए रिव्यू बाय द सेंटर, किसको करते हुए, फॉलो करते हुए एक रिव्यू जो लिया गया, समीक्षा की गई या परीक्षण वगैरह जो किया गया, सर्वेक्षण किया गया किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा, उस एक रिव्यू को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे अपने बात करें, जैसे फॉलोइंग दिखेगा आपको 4 वर्किंग दिखेगी, मेन एक्शन, उसके बाद में आपका क्या रहेगा, एडजेक्टिव, देन आपका क्लोज, और देन आपका उसके बाद है जेरेंड। तो यहाँ पे अपने अगर चेक करने चलें तो मेन एक्शन होगा, तो उससे पहले मैंने पहले ही बता रखा, आपको बार बार बताता हूं, उससे पहले उसके लिए कोई मॉडल वगैरह होना चाहिए। तो किस तरीके, इज एम आर, वॉज वगैरह उस तरीके से होना चाहिए, विल बी वगैरह, क्योंकि बी भी आएगा, क्योंकि फॉलोइंग अगर मेन एक्शन होगा तो उसको एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, प्रोग्रेसिव को बताता है ना, प्रोग्रेस को, तो बी लगाया जाएगा। तो बी की फॉर्म में कोई आना चाहिए, जैसे इज हो गया, डज भी हो गया, जैसे वॉज यानी डिड भी हो गया, इस तरीके से, या फिर विल बी, शुड बी, इस तरीके से कुछ आना चाहिए। तो ऐसा पीछे देखो कहीं पे कुछ है क्या, ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये आपका मेन एक्शन है नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपने पास बचता है पॉइंट क्या, अब आप बोलोगे सर हैव बीन फॉलोइंग भी तो हो सकता है, हैव बीन फॉलोइंग भी तो हो सकता है, तो हैव बीन ऐसा भी तो आ सकता है सर, परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें, हाँ हो सकता है, लेकिन ये हैव बीन किसके लिए है, काम्ड के लिए है ना, तो वो तो है ही नहीं उसके लिए, इसके लिए बचा ही नहीं, इसके लिए भी तो फ्री देना पड़ेगा ना इसको एक अलग से, ठीक है, फ्री एंड फ्रेश मॉडल टाइप देना पड़ेगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ऐसा मत सोच लेना आप। तो वो भी आपको मिल जाए पीछे ऐसा, इज एम आर, वॉज वर, विल बी, इस तरीके से कुछ भी मिल जाए, हैव बीन वगैरह कुछ मिल जाए, तो एक बार चेक भी करो कि वो फ्री है क्या, फ्री है तभी मिलेगा, अदरवाइज वो ऑलरेडी किसी के साथ गया हुआ है तो वो वहां पे काम हो गया, कंज्यूम हो गया, खत्म हो चुका है, वो डोज खत्म हो चुकी है, ठीक है, तो नई डोज देनी पड़ेगी उसको। समझ में ये चीज, तो इस तरीके से अपने बात करें, ऐसे आपको बोल दिया जाए कि एक
रोटी देनी है, एक बंदे हर एक पर्सन को एक एक रोटी देनी है और वो उसको खाएगा उसी टाइम, ठीक है। तो आपके पास 10 रोटियां हैं, तो 10 लोग आ गए, तो आपने 10 को 10 रोटियां एक एक करके दे दी, सारे खा गए। अब उसके बाद 11वां बंदा आया, तो आप उसको कैसे सेटिस्फाई करोगे? रोटी नहीं है ना, कंज्यूम हो चुकी है ना, तो नहीं कर सकते। इसका मतलब वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसको कोई और काम दो कि भाई अब तू रोटी नहीं खा सकता, नहीं है, ठीक है, वो वाला केस है उस तरीके से। तो फॉलोइंग की बात करें तो मेन एक्शन नहीं रहा। एडजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? इसके बाद में नाउन होना चाहिए, लेकिन इसके बाद रिव्यू नाउन तो है, रिव्यू नाउन भी होता है और आपका एक्शन भी होता है, दोनों ही होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक रिव्यू की बात हुई है, तो मतलब एक चीज मतलब नाउन। तो यहाँ पे अपने बात करें रिव्यू और इसके फॉलोइंग के बीच में ए आ गया, तो मतलब दोनों सेपरेट हो गए, तो वो उसका क्या नहीं बन सकता? अब एडजेक्टिव भी नहीं बन सकता, उसकी क्वालिटी भी नहीं बन सकती। इसका मतलब फॉलोइंग आपका एडजेक्टिव भी नहीं है। उसके बाद में बचा अपना जेरेंड और क्लोज। अब पहले जेरेंड को भी चेक कर सकते हो, क्योंकि जेरेंड को चेक करने के अपने पास एक ट्रिक है शानदार वाली। जेरेंड 3 तरीके से हो सकता है, या तो कहीं से वो क्या करे, बाइंड हो, किससे? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, प्रीपोजिशन वगैरह से, या फिर जेरेंड आपका क्या हो, ऑब्जेक्ट बने पीछे किसी एक्शन का उसके ऊपर तीर लगे, या फिर वो किसी का सब्जेक्ट बने। तो फॉलोइंग अगर अपने बात करें, पीछे से कोई एक्शन आ रहा है क्या? ये कैंसिल का जो एक्शन आ रहा है वो किस पे आकर लग गया? सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 12 एग्जामिनेशन पे तीर लग गया। मतलब वो तो उस पे तीर लग के वहां पे शांत हो गया। वो तीर उसके एक चीज है, एक पीछे चीज है, तीर इसके लग गया तो अगली चीज के लगेगा क्या? अगली चीज के नहीं लग सकता ना, यहीं पे कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाली बात होगी। अब आप बोलोगे सर क्या पता नाउन वर्डन पास करती है, तो सीबीएसई एग्जाम टाइप का फॉलोइंग हो सकता है। बर्डन पास तभी करेगी जब उससे पहले वाली नाउन उसका सब्जेक्ट बने। बैंक मैनेजर का मतलब क्या हुआ? बैंक का मैनेजर, ठीक है। तो यहां पे क्लास 12 एग्जामिनेशन की फॉलोइंग नहीं है ना, क्लास 12 एग्जामिनेशन की फॉलोइंग को कैंसिल किया है या क्लास 12 के एग्जामिनेशन को कैंसिल किया है। थोड़ा सेंस भी तो यूज करना है बातों का मीनिंग लेकर। तो एग्जाम को कैंसिल किया है, इसका मतलब जिस चीज को रिपेयर किसको किया है? कार को किया है ना, तो कार पे तीर लगना चाहिए। कैंसिल एग्जाम को किया तो एग्जाम पे तीर लगना चाहिए। तो कैंसिल का तीर लगेगा आपका किसका ऊपर? एग्जामिनेशन के ऊपर आपका तीर लगेगा। क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरीके से ये होगा। तो ये आपका क्या हो गया? 2 केस गए जेरेंड के, ना तो इसके ऊपर एक्शन लगा, ना इसको कहीं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से बाइंड किया है कोई प्रीपोजिशन वगैरह से। अब बचता है सब्जेक्ट का। अब ये सब्जेक्ट कब बनेगा? आगे कोई आना चाहिए उसके लिए, सेंटेंस वगैरह। आगे कोई सेंटेंस है नहीं, यहाँ पे जाके फुल स्टॉप लग गया, मतलब सेंटेंस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये जेरेंड भी नहीं है। अब बचा क्लोज। क्लोज तो क्लोज अब किसका क्लोज हो सकता है? फॉलोइंग ए रिव्यू बाय द सेंटर। सेंटर के रिव्यू को फॉलो करते हुए क्या चीज आई है? डिसीजन आया है ना, तो डिसीजन है। तो इसका जो जिसके लिए यूज हुआ है जो आपका फॉलोइंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा एक्शन, वो किसके लिए यूज है? डिसीजन के लिए। और सेंटेंस बनाकर देख लिया करो आप, अगर आपको सेटिस्फाई करना है, उसको रियल में चेकिंग, क्रॉस चेकिंग करनी है, तो कि द डिसीजन इज फॉलोइंग ए रिव्यू। जो डिसीजन है वो क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है किसके? सेंटर के रिव्यू को। सेंटर के रिव्यू को फॉलो करते हुए डिसीजन आया है, तो बिल्कुल सही है। तो मतलब क्या निकला कि अब दोबारा से देखें पूरा मीनिंग, तो क्या हुआ? कई सारी जो एंजाइटीज है जो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्कूल्स के द्वारा फेस की जाती है, वो क्या की जा चुकी है? शांत की जा चुकी है डिसीजन के द्वारा। किसको? क्लास 12 एग्जामिनेशन के डिसीजन को, क्लास 12 के एग्जामिनेशन को कैंसिल करने के डिसीजन के द्वारा फॉलो करते हुए एक रिव्यू बाय द सेंटर के द्वारा रिव्यू लिया गया, उसको फॉलो करते हुए जो डिसीजन है कैंसिल करने का, उस डिसीजन के द्वारा एंजाइटीज क्या हो चुकी है? आपकी शांत की जा चुकी। क्लियर है, समझ में आया? तो ये बात इसने यहां पे बोली है। नेक्स्ट में चलें, अब रफ करके देखते हैं। स्टार्ट करो सेकंड बाय, सेकंड डायरेक्ट V3 सेकंड बाय। तो डायरेक्ट V3 स्टार्ट में ही आ गया, तो देखो डायरेक्ट ही पता लग गया यहां पे ये क्या है? ईडी क्लोज है। क्योंकि आईएनजी क्लोज में दिक्कत इसलिए होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसमें मेन एक्शन में भी आईएनजी होता है, जो प्रोग्रेसिव फॉर्म में अगर एक्शन हो आपका, और एडजेक्टिव भी आपका एक आईएनजी होता है। हाँ, इसमें एडजेक्टिव भी चेक करेंगे, V3 भी एडजेक्टिव होता है, पैसिव एडजेक्टिव होता है। उसके बाद में आपका जेरेंड होता है, क्लोज होता है। इस तरीके से 4 ऐसी है चीजें जो एक जैसी दिखती है, इसलिए वहां पे वर्किंग चेक करनी होती है। सेकंड में आपका या तो क्या होगा? V3 डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट V3 आपका सेकंड है ना, जैसे टेकन होता, टुक वगैरह होता, शुक होता, उस तरीके से होता, तो V2 होता। ईडी होता तो आपको V2 भी चेक करना होता, लेकिन V2 चेक कर ही नहीं सकते अपने यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे V2 भी होता, जैसे कोई V2 वाली चीज होती है, जैसे रिसीव्ड वगैरह, उस तरीके से होता, तो V2 होने के लिए यहाँ पे क्या होना होता?
आगे सेंटेंस होना चाहिए ना, डिड V1 होता तो डिड को सब्जेक्ट भी तो चाहिए ना, तो आगे कोई सेंटेंस वगैरह सब्जेक्ट वगैरह होना चाहिए था, लेकिन इससे पहले तो सेंटेंस आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसका मतलब ये V2 भी नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट पता लग रहा है ये V3 है, तो एडजेक्टिव हो नहीं सकता, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन होने चाहिए, लेकिन उसके बाद तो बाय की दीवार है, प्रीपोजिशन की दीवार बनी हुई है, इसका मतलब नहीं होगा। तो सेकंड बाय, सेकंड का मतलब हिला दिया गया, बाय झटका लगा है, बाय किसके द्वारा, बाय द कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है हत्याकांड, बहुत ज्यादा मात्रा में मौतें, ठीक है। रोट बाय, रोट का मतलब क्या होता है, रोट आपका V2 V3 होता है, ठीक है, इसका V1 नहीं होता। ये ओल्ड फॉर्म है किसकी, वर्क की, V2 और V3 की फॉर्म में, पुराने टाइम से चलती आ रही फॉर्म है, इसको यूज करते थे। रोट, रोट का मतलब बनाया गया, रोट बाय। अब रोट का मतलब बनाया गया, बहुत सारे लोगों को टाइम ही ऐसा है, अगर किसी ने खाना खा लिया तो बहुत अच्छी बात है, 9 बजे हुए हैं, उस तरीके से खाना खा लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने खाना अगर नहीं खाया है तो उसको तो जैसे ये रोट दिखा तो उसको रोट दिखने लग गए होंगे यहाँ पे। तो एक बार अपनी भावनाओं को साइड में रख देना, एक बार क्लास पे फोकस कर लेना। और कई सारे ऐसे ही होंगे वो साथ में ही रोट चेप रहे हैं, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में रोट चेपो अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इधर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगी तो खाना खाते खाते खाना मुंह में होता है, चला नाक में चला जाता है, ठीक है, तो वो चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, थोड़ा सेंसिबल रहना। तो इसलिए आप क्लास में कॉन्सेंट्रेट करो तो एक ही डायरेक्शन में अपना दिमाग लगाए रखा करो, ऐसा काम मत किया करो। हाँ, मैं कर सकता हूँ ऐसा काम, क्योंकि मुझे इतनी दिक्कत नहीं है, मुझे तो आपको रिप्लाई करना होता है, ठीक है। तो सेकंड बाय द कार्नेज, रोट बाय द सेकंड वेव। रोट का मतलब जो बनाया गया, तैयार किया गया, किसके द्वारा, कार्नेज मतलब हत्याकांड तैयार किया गया, मतलब लाया गया, हत्याकांड किया किसने है, बाय द सेकंड वेव ऑफ द पेंडेमिक, इसकी पेंडेमिक की महामारी की सेकंड वेव के द्वारा। तो यहां पे रोट की बात करूं तो ये आपका V2 नहीं V3 है, किसका, कार्नेज किसके द्वारा बनाया गया है, कार्नेज किसके द्वारा किया गया है, वर्क की फॉर्म होती है ना, करना, तो किसके द्वारा किया गया, सेकंड वेव ऑफ द पेंडेमिक के द्वारा। तो ये आपका V3 और ये भी आपका ईडी क्लोज। पता लग गया ना, पहले मैंने आपको बता रखा है, अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि ईडी क्लोज कैसे आ जाता है। तो V3 की फॉर्म में ये इस तरीके से चला गया, ये आपका क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, फेस्ट वाला बताया था ना, तो क्लियर है। बार बार मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको हिंट दे दिया, ठीक है। तो सेकंड बाय, ये भी आपका ईडी क्लोज और ये भी आपका ईडी क्लोज, ये ईडी क्लोज कार्नेज का और ये ईडी क्लोज पता नहीं किसका, अभी नहीं पता लगा कि ये ईडी क्लोज उसका होगा जो पैसिव एलिमेंट, कार्नेज जो है वो बना नहीं रहा, कार्नेज किसी के द्वारा बनाया गया, तो कार्नेज पे बनाने का तीर लगाए तो वो पैसिव एलिमेंट है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कार्नेज की। और सेकंड जो है वो किसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कौन हिला है, जो हिला है उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो देखेंगे आगे। द गवर्नमेंट हैड लिटिल चॉइस, गवर्नमेंट के पास थी, लिटिल का मतलब बहुत कम, थोड़ी सी, ए लिटिल का मतलब पॉजिटिव वे में कि मतलब थोड़ी बहुत है, काम चल जाएगा। लिटिल का मतलब बहुत थोड़ी है, मतलब नेगेटिव बोल सकते हो आप। और द लिटिल का जितनी थोड़ी, बहुत कम थोड़ी है, वो पूरी की पूरी उस तरीके से ये वर्क करता है। जैसे ए लिटिल शुगर का मतलब क्या है, थोड़ी बहुत शुगर है, चाय बन सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी फीकी रह जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिटिल का मतलब लिटिल शुगर है, इसका मतलब क्या, शुगर बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी, चाय बनाने का कोई मतलब नहीं है। द लिटिल का मतलब जितनी थोड़ी बहुत शुगर थी, थोड़ी सी थी, वो सारी की सारी मैंने डाल दी, अब आगे देख लेना आप, जैसी बने वैसी बने, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इतनी शुगर थी मेरे पास। इस तरीके से अपने बात करता है ये। तो यहां पे अपने बात करें, गवर्नमेंट हिली है ना, किसके द्वारा, जो हत्याकांड हुआ है, जो बहुत ज्यादा मौतें हुई है, उसके द्वारा गवर्नमेंट हिली है। तो जो सेकंड है वो किसका है, आपका गवर्नमेंट का ईडी क्लोज है। अब ईडी क्लोज जरूरी नहीं है बाद में है, वो पहले कहीं पे भी आ सकता है। एलिमेंट्स सेंटेंस के मैंने आपको बता रखा है, सेंटेंस के एलिमेंट कहीं पे भी आ सकते हैं, बीच में, बाद में, पहले, कहीं भी, बस जब तक मीनिंग करप्ट नहीं होना चाहिए सेंटेंस का, तब तक वो सही है। बस फोकस करने के लिए आगे पीछे किया जाता है उनको। कई बार मीनिंग भी चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज होना अलग बात है और करप्ट होना अलग बात होती है, समझ आए चीज अलग। कई बार ऐसी जगह रखते हैं कि मीनिंग, जैसे मैं बात करूं ऐसे, आई एम ऑल्सो कमिंग, आई एम, मैं भी, आई एम ऑल्सो कमिंग, मैं आ भी रहा हूं, ठीक है। और ऑल्सो आई एम कमिंग, मैं भी आ रहा हूं, मतलब कोई और आ रहा है तो मैं भी आ रहा हूं, ठीक है। और उस तरीके से आपका आई एम ऑल्सो कमिंग, तो ये भी आपका सेम हो गया। इस तरीके से अगर अपने बात करें, जैसे ये छोड़ो, आप सेंटेंस एक लेते हैं अपने, ही टैक्स कॉफी, ही टैक्स कॉफी, ये ले लेते हैं, ही टैक्स, वो कॉफी लेता है।
ओनली ही टेक्स कॉफी, अब ज्यादा समझ में आएगा, ओनली ही टेक्स कॉफी, केवल वो कॉफी लेता है और कोई कॉफी नहीं लेता उसके परिवार में। ही ओनली टेक्स कॉफी, वो केवल कॉफी लेता है, देता नहीं है, ठीक है। ही टेक्स ओनली कॉफी, वो केवल कॉफी लेता है, उसके साथ में बिस्किट वगैरह नहीं लेता। तो पहले वाले में ओनली ही टेक्स कॉफी एट नून, इस तरीके से दोपहर में कौन कॉफी पीता है, तो वो वाली बात है। ही टेक्स कॉफी एट नून, इस सेंटेंस को देखो, ओनली ही टेक्स कॉफी एट नून, केवल उसके घर में, परिवार में केवल वो ही है जो, केवल किस पे लगा, ओनली ही पे लगा ना, तो केवल ही आएगा, तो ही अकेला वो ही है। आपको क्या पिक्चर दी, केवल एक बंदा वो ही है जो कॉफी लेता है और कोई कॉफी नहीं पीता दोपहर के अंदर। ही ओनली टेक्स कॉफी एट नून, ठीक है। दोपहर में वो क्या करता है, केवल कॉफी लेता है, किसी को देता नहीं है। अब इस सेंटेंस को मैं एक और सेंटेंस लूंगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में बात करें, ही टेक्स ओनली कॉफी एट नून, वो केवल दोपहर में कॉफी लेता है, उसके साथ बिस्किट वगैरह नहीं लेता, और सारे बिस्किट भी लेते हैं, बिस्किट या कुछ और भी लेते हैं। ही टेक्स कॉफी ओनली एट नून, वो केवल दोपहर में पीता है, सुबह शाम को नहीं पीता। तो पहले वाले में सुबह शाम हो सकता है, दूसरे में हो सकता है, तीसरे में हो सकता है सुबह शाम, पता नहीं आपने पीता कि नहीं पीता, लेकिन ये लास्ट वाला सेंटेंस उससे पता लगा केवल वो क्या करता है, दोपहर में कॉफी पीता है। ओनली ही वाले में ये पता लगा केवल वो ही पीता है दोपहर में, और कोई दोपहर में नहीं पीता, ठीक है। और उसके बाद ओनली टेक, केवल वो लेता है और कुछ नहीं करता कॉफी के साथ, सिर्फ पीता है और कुछ नहीं करता, फेंकता नहीं है, इस तरीके से कुछ भी नॉनसेंस सा हो जाएगा, हो गया होगा। लेकिन मैं एक और एग्जांपल दूंगा, तो यहां पे अगर एग्जांपल दूं तो ऐसे बोलूं, ही ओनली टेक्स मनी, ही ओनली टेक्स मनी, वो केवल पैसा लेता है, नेवर गिव्स, कभी देता नहीं है, समझ गए चीज। ही ओनली टेक्स मनी, वो केवल लेता है, ओनली टैक्स पे लगा ना, टेक के एक्शन पे लगा, तो वो केवल पैसा लेता है, देता नहीं है, इस तरीके से। ही ओनली गिव्स मनी, वो केवल पैसा देता है, लेता नहीं है, वापस नहीं लेता, उस तरीके से। समझ में आ रही चीज, तो इस तरीके की बात है, सब भामाशा, ठीक है, वो तो कोई बताना। तो यहां पे अपने बात करें तो इस तरीके से ये वो करते हैं, सेंटेंस को, पार्ट को ऐसे रोटेट कर सकते हो आप। तो गवर्नमेंट हैड लिटिल चॉइस, गवर्नमेंट के पास क्या थी, लिटिल चॉइस थी, वो थोड़ी सी चॉइस थी, बट लेकिन टू एक्ट अगेंस्ट पॉसिबल फ्रेश क्लस्टर्स, लेकिन एक्ट करने के लिए पॉसिबल जो संभावित फ्रेश क्लस्टर्स है, क्लस्टर का मतलब झुंड, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ आना, गुच्छे की फॉर्म में, ऑफ इन्फेक्शन, किसके, संक्रमण के। सर समझ में आया, लेकिन ये बट वाला समझ में नहीं आया। आपने बहुत सारे सेंटेंस देखे ना, ही इज बट एन इंजीनियर, देखा कि नहीं देखा, ही इज बट एन इंजीनियर, इस तरीके से आता है कि नहीं आता। तो ये जो होता है वो कॉन्ट्रेडिक्शन देता है, हल्का सा कॉन्ट्रेरी देता है। किस तरीके से कॉन्ट्रेरी देता है कि मतलब ही इज बट एन इंजीनियर, वो है एक इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर मतलब वो एक इंजीनियर है, ही इज बट एन इंजीनियर, वो है लेकिन एक इंजीनियर है, वो है प्रोफेशन, लेकिन फोकस कर रहे हो किस पे, इंजीनियर पे। मतलब किसी के माइंड में ऐसे आया कि वो बंदा ऐसा काम कर सकता है क्या, जैसे मान लीजिए कुछ भी और काम, इंजीनियर से अलग काम, जैसे मान लीजिए कि वो पर्सन कोई डॉक्टर का काम कर सकता है, डॉक्टर टाइप का कोई काम कर सकता है क्या, मतलब वो बंदा सर्जरी कर सकता है क्या। तो अपने बोले कि हाँ वो सर्जरी कर सकता है, ही इज बट एन इंजीनियर, लेकिन वो एक इंजीनियर, उस तरीके से फोकस किया जाता, थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी देकर, मतलब बताया जाता सामने वाले को, लेकिन वो है इंजीनियर, लेकिन है इंजीनियर मतलब सामने वाले के माइंड में कुछ अलग पिक्चर उसकी थी, इस तरीके से। तो ऐसे ही आपका बट वाला इस तरीके से, एक बार आप बट को हटाओ आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ो, द गवर्नमेंट हैड लिटिल चॉइस, बहुत थोड़ी चॉइस है, टू एक्ट, क्या करने के लिए, एक्ट करने के लिए, फ्रेश क्लस्टर्स है, पॉसिबल संभावित जो फ्रेश क्लस्टर्स हैं, मतलब झुंड आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन आ रहा है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए, मतलब उनसे निपटने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने बात करें, ये पॉइंट है, तो क्या है, गवर्नमेंट के पास क्या थी, बहुत थोड़ी सी चॉइस थी, क्या करने, एक्ट करने। तो चॉइस का पर्पज क्या है, एक्ट करना, ठीक है, चॉइस थी एक्ट करने के लिए, तो इस पॉइंट पे चॉइस थी, उससे आगे उसे एक्ट करना था। तो इस तरीके से वो करेगा, आगे का एक्शन भी कनेक्ट कर सकते हो, पर्पज भी बोल सकते हो। लेकिन बट को जैसे यूज करूंगा मैं यहां पे वापिस से, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी चॉइस थी, गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी चॉइस थी, लेकिन एक्ट करने के लिए, मतलब चॉइस बहुत कम थी, फिर भी उन्हें एक्ट करना था। मतलब चॉइस बहुत कम थी लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे, चॉइस ना हो फिर भी उन्हें उस चॉइस के अकॉर्डिंग एक्ट करना था, लेकिन उन्हें एक्ट करना था। इस तरीके से इस सेंटेंस को पढ़ेंगे।
लेकिन एक्ट करने के लिए। चॉइस थोड़ी सी थी लेकिन एक्ट करने के लिए, मतलब चॉइस तो बहुत कम थी, तो बहुत कम चॉइस के कारण छोड़ भी सकता है लेकिन गवर्नमेंट छोड़ नहीं सकती थी। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन दिया। समझ में क्लियर हो आप लोगों के? तो इस तरीके से ये बात करता है बट आपका। ऑल्दो, हालांकि, दैट विल मीन, अब विल का सब्जेक्ट ढूंढे तो ऑल्दो नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया। ऑल्दो सेंटेंस को पता है डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ वगैरह फ्रेज या नाउन वगैरह के साथ लगते हैं, वो मैं बता दूंगा आपको अलग से। ऑल्दो, हालांकि, दैट विल का सब्जेक्ट दैट, और जैसे ही दैट सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट बनते ही आपके माइंड में क्या आता है? जो की वर्किंग। जैसे ही आपका क्या बना? विल का सब्जेक्ट बना दैट, तो आपके माइंड में आती है जो की वर्किंग। की तो अलग से सेंटेंस को कनेक्ट करता है, जो सब्जेक्ट बनता है इंडिकेशन वह होता है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो इंडिकेशन होता है ना दैट, वो एक टाइप से प्रोनाउन की तरह वर्क भी करता है। समझे चीज? दैट थिंग, इस तरीके से वो एक प्रोनाउन की तरह भी वर्क कर जाता है, मतलब वो भी एक सब्जेक्ट बन जाता है। क्योंकि अगर ये जो होता तो जिसके लिए जो यूज होता वो चीज उससे पहले होनी चाहिए ना, जिसके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में यूज हो। लेकिन ऑल्दो क्या करता है? हालांकि करके एक अलग सेंटेंस तैयार कर देता है, कॉन्ट्राडिक्शन में, बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन में अलग सेंटेंस तैयार करता। तो ये अलग सेंटेंस है, तो ये दैट जो होगा तो किसके लिए ये जो? तो वो जो जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन की फॉर्म में यूज हो, तो वो वहां होना तो चाहिए ना, जिसके लिए जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिसके लिए यूज कर रहा है। तो ये आपका दैट वह होगा। दैट विल मीन, दैट विल का मतलब जो ऊपर वाली चॉइस वगैरह ये पूरी बात है ना, उस तरीके से बोला। दैट विल मीन, उसका मीनिंग होगा कंसिडरेबली, मुख्य रूप से, लिमिटेड। क्या मीनिंग हो? लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज कैसी? अब यहाँ पे आपको लिमिटेड दिखते ही V2 V3 दोनों आएंगे। अब यहाँ पे अपने बात करें V2 की तरह, तो देखें तो इसका क्या होगा? डिड लिमिट होगा, लेकिन सब्जेक्ट ढूंढने जाए तो पीछे कोई सब्जेक्ट है नहीं। मीन क्या है? एक्शन है। विल क्या है? मॉडल है। दैट उसका सब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए लिमिटेड के लिए कोई कुछ नहीं बचा, तो डिड वाला तो नहीं है। अब V3 की बात करूं तो V3 की बात करूं, लिमिटेड किया गया है किसी के द्वारा, कोई चीज मतलब लिमिटेड हो। अगर ईडी क्लोज आ सकता है माइंड में, तो दो ही चीज आती है, एडजेक्टिव या ईडी क्लोज। V3 के फॉर्म में एडजेक्टिव या ईडी क्लोज दोनों चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले एडजेक्टिव ही चेक कर लिया करो। तो अपॉर्चुनिटीज कैसी है? लिमिटेड। अब कोई लिमिटेड किया जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अपॉर्चुनिटी खुद क्या है? लिमिटेड है। तो अपॉर्चुनिटी लिमिट कर नहीं रही, लिमिट हो रही है एक तरीके से। क्या है? पैसिव एलिमेंट है या एक्टिव एलिमेंट है, ये अपने बात करते हैं। अपॉर्चुनिटीज एडजेक्टिव पता करेंगे ना कि पैसिव है या एक्टिव है। तो अपॉर्चुनिटीज कैसी है? लिमिटेड है। तो अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड मोड में खुद है या आगे एक्शन छोड़ रही है, ये बात मुझे बता दो। समझ में आ रही चीज? तो आगे एक्शन छोड़ रही है, जैसे इंटरेस्टिंग पर्सन। तो इंटरेस्टिंग पर्सन जो है वो खुद इंटरेस्ट के मोड में है या इंटरेस्ट छोड़ रहा है ना, इंटरेस्ट दे रहा है ना। इंटरेस्टिंग पर्सन मतलब लोगों को उसमें इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट देता है। ठीक है। इंटरेस्टेड पर्सन का मतलब क्या है? वो खुद इंटरेस्ट के मोड में है, वो लेता है, देता नहीं है, उस पर इंटरेस्ट का तीर लगता है। कोई और चीज इंटरेस्टिंग है, उसका उसके ऊपर तीर लगता है, इस तरीके से। तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। तो आपका ये ईडी क्लोज तो है ही नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कैसी है? डायरेक्ट पहले एडजेक्टिव चेक करोगे, एडजेक्टिव सेटिस्फाई हो गया तो ईडी क्लोज पे क्यों जाओगे? तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए मतलब अवसर कैसे लिमिटेड। तो इसने यहाँ पे क्या बोला है? जो गवर्नमेंट है हैड लिटिल चॉइस, उसके पास बहुत थोड़ी सी चॉइस थी क्या करने। अब ये ऑल्दो का रिफ्लेक्शन क्या होगा? ऊपर एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस गवर्नमेंट वाला है, दो सेंटेंस के साथ में होता है ना कॉन्ट्राडिक्शन आपस में। और यहां पे सेकंड वाली में बात करूं, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, क्लोज है, ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब क्लोज की फॉर्म में है। तो सेकंड बाय जो कार्नेज के द्वारा जो सेकंड है, हिली हुई जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के पास क्या था? बहुत एक्ट करने के लिए लिटिल चॉइस थी। हालांकि उसका मीनिंग तो क्या होगा? बहुत कम अपॉर्चुनिटीज की फॉर्म में होगा। उसके बाद लिटिल चॉइस थी क्या करने की? एक्ट करने की, फ्रेश क्लस्टर्स के खिलाफ एक्ट करने की। हालांकि उसका मीनिंग स्टूडेंट्स के फेवर में बहुत कम होगा। हालांकि मीनिंग कम होगा, फिर भी उन्होंने क्या किया? एक्ट करने की चॉइस उनके पास थी। इस तरीके से उन्होंने बात की, मतलब उन्हें एक्ट करना ही करना था, जो कि स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की फॉर्म में नहीं है। स्टूडेंट्स के पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, मतलब उनकी पढ़ाई वगैरह डिस्टर्ब हो रही है ना, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, रियल असेसमेंट नहीं हो पा रहा स्टूडेंट्स का कि उन्होंने क्लास के अंदर क्या सीखा, इस पूरे ईयर में क्या सीखा, वो असेसमेंट नहीं हो पाया। तो उस तरीके से अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? पूरा का पूरा मीनिंग एक साथ लें तो कुछ एंग्जाइटीज जो क्या है वो फेस हुई स्टूडेंट्स के द्वारा पेरेंट्स और
स्कूल्स में हैव बीन काम्ड, वो शांत की जा चुकी है। तो मतलब कुछ जो एंग्जाइटीज है जो यहाँ पे मिली है, एंग्जाइटीज वगैरह हुई है, मतलब स्टूडेंट्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा और स्कूल्स के द्वारा जो फेस की जाती है या की जा रही है इस तरीके से, क्योंकि ईडी क्लोज होता है वो डायरेक्ट मीनिंग बताता है कि की जाने वाली, इस तरीके से बोल सकते हो आप। तो वो जो एंग्जाइटीज है वो शांत की जा चुकी है, किसके द्वारा? डिसीजन के द्वारा। किसको? क्लास 12 के एग्जामिनेशन को कैंसिल करने के, और क्या करते हुए? सेंटर के रिव्यू को फॉलो करते हुए। तो सेंटर के रिव्यू को फॉलो करते हुए एग्जाम को कैंसिल करने का जो डिसीजन है उसके द्वारा एंग्जाइटीज को शांत किया जा चुका है। और गवर्नमेंट जो कि क्या है? शेकन है, हिली हुई है। इस कारनेज बोझारा मौतों के कारण जो सेकेंड वेव के कारण हुई, उसके पास क्या था? बहुत थोड़ी सी चॉइस थी एक्ट करने के लिए फ्रेश क्लस्टर्स के खिलाफ। हालांकि उसका मीनिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा? बहुत कम मीनिंग होगा। उनकी अपॉर्चुनिटी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के फॉर्म में मीनिंग होगा। उसका मीनिंग क्या होगा? कि लिटिल अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के पास। तो ये आपका पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे वर्क कर रहा है। क्लियर? आप लोगों को समझ में आया? तो अब यहां पे अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूं, क्योंकि पहले वाली स्लाइड में खूब टाइम लग गया अपने को। तो ये स्लाइड एक टाइप से होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूं, डायरेक्ट इसका मीनिंग बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने क्या करना है? आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? तो वहां से पीडीएफ को आप लोगों ने गो थ्रू करना है। समझे ये चीज? तो पीडीएफ मिलेगी इसकी, उसके बाद गो थ्रू करके खुद से आप इसको क्या करोगे? खुद से होमवर्क की फॉर्म में इस स्लाइड को आप समझोगे। जिस तरीके से मैंने समझा है उसी फॉर्म में आप लोग इसे समझोगे। क्लियर? आप लोगों को समझ में आया? तो कई बार मैं बीच बीच में आपको होमवर्क भी देता रहूंगा, कई बार मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगा आपको, कई बार मैं आपको बीच बीच में होमवर्क भी देता रहूंगा ताकि आप खुद से भी उसको पढ़ पाओ। समझ में आ रही चीज? तो यहाँ पे अपने बात करें तो आपको फोकस करना है। अगर मैं डायरेक्ट थोड़ा सा मीनिंग अगर आपको बताऊं स्पीड के अंदर, होप्स, उम्मीदें फॉर प्रेडिक्टिबिलिटी 2011 में, तो यहाँ पे मैं वर्किंग बता देता हूं आपको कि कहां कहां पे आपको फोकस करना है, वो हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा फोकस करके खुद से करना है। ये मैं खुद से ही करवाऊंगा आपको, मैं नहीं बता रहा आपको कुछ भी, ठीक है? आपको ये खुद से ही करना है कि आपको भी तो पता लगे, बीच में आपका असेसमेंट भी तो होना चाहिए, क्योंकि बात जब असेसमेंट की चल रही है तो आपका खुद का भी असेसमेंट होना चाहिए कि आप लोगों ने कितना सीखा। तो यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, आपको फोकस करने का थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। तो यहां पे आपको एक तो यहां पे फोकस करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। होमवर्क दे रहा हूं साथ में, और उसके बाद में ये वोकैब दे रखी है, ये तो आपको याद करनी है। इस दैट की वर्किंग देखनी है आप लोगों ने। उसके बाद आपको क्या करना है? ये वर्किंग देखनी है, ये कैसे वर्क कर रहा है, टू बी सीन, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, और ये एज, एज क्या वर्क कर रहा है, और जो एक्टिंग है वो क्या है, जो एक्टिंग यहां पे यूज है वो क्या है? जेरेंड है, क्लोज है, मेन एक्शन है, या आपका क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है? इसकी वर्किंग चेक करनी है। डिदरिंग की वर्किंग चेक करनी है, फॉर्मुलेटिंग की वर्किंग चेक करनी है। ये आपके इसमें होमवर्क हो गए, ठीक है? वर्क का सब्जेक्ट ढूंढना है, ये भी आपका एक होमवर्क हो गया, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आपको क्या करना है? एंड का रिफ्लेक्शन ढूंढना है कि एंड का रिफ्लेक्शन कहां से है। तो आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, नेक्स्ट जो अपनी क्लास करेंगे उसके अंदर जब आपका एडिटोरियल आएगा तो उसमें फिर मैं पूरा का पूरा आपको बताऊंगा। तो बीच बीच में मैं आपको होमवर्क देता रहूंगा ताकि आप खुद से भी करो, सेल्फ डिपेंडेंट भी बनो, कि पूरे पूरे मैं समझाता हूं तो समझ में आ जाता है, खुद से आपके कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है? तो यहाँ पे एंड का रिफ्लेक्शन देखोगे, ये बताओगे इट किसके लिए यूज हुआ है, विल का सब्जेक्ट ढूंढोगे, टू की वर्किंग बताओगे, ठीक है? तो ये इतना आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो इसको साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे साथ में तो इसको कंप्लीट मीनिंग पढ़ना है आप लोगों ने, कि आपको यहाँ पे अवेयरनेस भी मिलेगी कि यहाँ पे बात क्या हुई है वो भी, ठीक है? कंप्लीट मीनिंग तैयार करना है इसका, और साथ ही साथ ये वर्किंग ढूंढनी है। और करना क्या है? एक नोटबुक लगा लेना होमवर्क फॉर्म में, एक नोटबुक और लगा लेना, क्या? होमवर्क लिख लेना उसके ऊपर। उसमें आपको जो जो एलिमेंट मैंने बोला है उस एलिमेंट को लिख के एरो लगाकर बताना कि इसकी वर्किंग क्या है, वो आपको नोट डाउन करने हैं, बाद में आपके काम आएगा। और लिख लेना कौन सी क्लास की, जैसे डे 17 की क्लास है ये, तो डे 17 होमवर्क, तो डे 17 क्लास का बीच बीच में होमवर्क मिलते रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको करना है। क्लियर हुआ? आप लोगों को समझ में आया? तो होमवर्क कंप्लीट कर लेना नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, ठीक है? तो पीडीएफ आपको इस क्लास के जस्ट बाद आपको
टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।